वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इसका लास्ट लेक्चर नहीं सुना था, जिसमें हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 5 है वो, उसको पक्का देख लेंगे, तभी हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग कूलम्स लॉ का ही आगे एक्सटेंशन फॉर्म जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। I mean to say, today we are going to discuss the vector form of Coulomb's law with some more terms. So now let's start. Well students, last time जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था Coulomb's law। अब Coulomb's law में हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट हैं, स्टेशनरी पोजिशन में हैं, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, then the electrostatic force of attraction or repulsion, depending upon the nature of the charges, the electrostatic force of attraction or repulsion is given as F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके डिफरेंट केसेस। नाउ ये जो हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे थे, दिस वन इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, कि स्ट्रेंथ कितनी है उस फोर्स की, ये चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है या फिर ये चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगा रहा था, वो स्ट्रेंथ थी। मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, बट उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड नहीं किया था। एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो निचली बात है उसका डायरेक्शन होगा। तो आज हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे कि जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। उसको डिस्कस करने के लिए, डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो लेट अस सपोज दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, एंड द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस r, पॉइंट चार्जेस हैं एंड एट रेस्ट हैं। अब Q1 चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, Q2 1 के ऊपर। तो नेचर ऑफ द चार्जेस के बेस पे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो डिफाइन होगा। तो यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि दीज आर लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस हैं। सो यहां से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने से पहले तो मान लेते हैं Q1 चार्ज जो है Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्लियर, या Q2 चार्ज जो है Q1 के ऊपर लगाएगा। तो इनके बीच में जो फोर्सेस है या बीच में जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर की बात आएगी, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर, इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कैसी नोटेशन में हम लिखते हैं इसको, इस नोटेशन में लिखने के लिए लेट अस कुछ चीजें सपोज करते हैं हम लोग, क्लियर। कुछ नोटेशन सपोज करें, वी आर राइटिंग F12 का मीनिंग यहां पे रहेगा F12, इट मीन्स द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज मीन्स Q1 चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दैट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये नोटेशंस अलग अलग बुक्स में या आप चेंज भी कर सकते हैं, बट जैसा आप करेंगे तो वो स्पेसिफाई रहना चाहिए कि क्या नोटेशंस आप लोगों ने यूज करी हैं। सो हम लोग ले रहे हैं F12 मीन्स द फोर्स ऑन, ये पहले वाला जो है इट इज ऑन, और सेकेंड वाला जो है ड्यू टू या बाई। F12 का मीनिंग रहेगा द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज। सिमिलरली F21 का मीनिंग क्या रहेगा, द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज मीन्स Q2 ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1। सिमिलरली चूंकि हम लोग वैक्टर्स में जाएंगे तो हमें यूनिट वेक्टर यूज करना है, तो वी आर टेकिंग R12 यूनिट वेक्टर। R12 का मीनिंग होगा पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो 1 से जब 2 की तरफ फोर्स जाएगी, 1 से जब 2 की तरफ जब फोर्स जाएगी तो तब हम उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे 1 2। और R21 इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। सब जब फोर्स Q2 से Q1 पे लगेगी तो उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए विल यूज द यूनिट वेक्टर R21। सो जो हमने नोटेशंस ऊपर यूज करे उसके बेस पे हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस R। नाउ चूंकि हम सेम चार्जेस ले रहे हैं तो रिपल्शन होगी उनके बीच में। Q1 चार्ज जो फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। इट मीन ये जो फोर्स लग रही है ये कौन सी फोर्स लग रही है, सेकेंड चार्ज पे लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो इसको हम लिखेंगे F21। और Q2 चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा
उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। क्लियर? इट मीन्स इस केस में जो फोर्स लग रही है इट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज Q2 चार्ज। तो इसको विल राइट लाइक दिस F12 जो नोटेशन हमने यूज करी है। मेन यही है, आगे कुछ नहीं, आगे तो कूलम्स लॉ जैसा है वैसे ही है। नाउ हमारा यूनिट वेक्टर्स, सो Q1 चार्ज जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, उसका डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे कैसे, R इट इज 1 2। फर्स्ट से फोर्स लग रही है किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर, और सेकंड से फोर्स जो लग रही है उसका डायरेक्शन होगा ऐसा R21। इसका मतलब पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर जी? अब लेट अस सपोज हम पहले फाइंड करना चाहते हैं F12। F12 क्या चीज थी हमारी, इट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2 चार्ज। तो F12 इज इक्वल टू, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, तो ये तो स्केलर में ही चल रहा है अभी। क्लियर? मैग्नीट्यूड है ये वाला, उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रही है, Q2 से कहाँ पे फोर्स लग रही है, Q1 में। तो क्या इसके लिए स्पेसिफाई किया था हमने, R21 यूनिट वेक्टर। तो विल राइट R21 यूनिट वेक्टर। तो ये जो फॉर्म लिखी ना हमने, ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गया है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहते हैं F21, दैट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R से ये तो सेम रहेगा, और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा R12 यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स 1 से कहाँ पे लग रही है, सेकेंड में लग रही है, तो ये यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन, यही वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की, बट इनको यूज करके यहाँ से हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं। बट आप एक चीज देखेंगे, Q1 से Q2 का यूनिट वेक्टर, Q2 से इधर का यूनिट वेक्टर, दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट एक चीज चेंज है, क्या, डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने यहां पे शो किया, क्या, नेगेटिव शो किया। क्लियर? सो R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R2 यूनिट वेक्टर। अब ये वैल्यू जो है, अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में R12 यूनिट वेक्टर की जगह पर, R12 की जगह पे क्या लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ R21 लिखते, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम रहा। और R12 जो है उसकी जगह पे लिखा हमने कितना, नेगेटिव ऑफ R21। क्लियर जी? तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन हमारा आउटसाइड आ सकता है बाहर। क्लियर? बाकी टर्म सेम है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को ध्यान से देखें। यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 है, यहाँ भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 है। सिर्फ इस वाली इक्वेशन में क्या चीज़ नहीं आई है, नेगेटिव आया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो F12 है और F21 है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और साथ में क्या है, अपोजिट है, ये नेगेटिव साइन अपोजिट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन राइट F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। क्लियर जी? ये जो चीज़ निकल के आ रही है ना, ये जानी पहचानी चीज़ है हमारे पास, क्योंकि ये आपको याद होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड करी थी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो चार्जेस हैं, जितनी फोर्स फर्स्ट चार्ज सेकंड के ऊपर लगा रहा है, उतनी फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? इट मीन्स द फोर्सेस जो है एक्सपीरियंस की दोनों चार्जेस में, वो इक्वल होंगी और क्या होंगी, अपोजिट होंगी। और यही हमारा क्या चीज़ है, कौन क्या आ रहा है, ये हमें न्यूटन्स लॉ क्या आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या हमारा जो कूलम्स लॉ है, ये कौन सा लॉ ओबे कर रहा है, न्यूटन्स लॉ क्या करता है, ओबे करता है। सो वेल स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो सबको पता है हम लोगों को, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो है दैट इज व्हाट, कूलम। ओके, अब मेन जो चीज़ है, हमें इस कूलम को क्या करना है, 1 कूलम को डिफाइन करना है। क्लियर? सो 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए आप देखें, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ में पढ़ा, तो दो चार्जेस हैं, सेपरेट बाय डिस्टेंस आर, देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास है, इट इज 9 × 10⁹। तो ये देखें, वी कैन राइट F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस सपोज, let Q1 equal to Q2
ये दोनों चार्जेस आपस में क्या है, इक्वल है और सेम है, और दोनों जो है मान लेते हैं किसकी इक्वल है, क्यू के इक्वल है से, ओके। और मान लेते हैं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके। दो चार्जेस थे, इक्वल चार्जेस है, सेम चार्जेस हैं, क्लियर। तो उस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनके बीच का फोर्स जो है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। देन उस ऊपर के इक्वेशन में पुट करें, हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा, F कितना लिया हमने, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू, ये 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2, दोनों को हमने Q लिखा है, अपॉन R² था यहाँ पे, और वो R² हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 आ गया, ओके। तो ये स्टूडेंट्स कट जाना है, Q² Q × Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, Q इक्वल टू कितना आएगा, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा, तो प्लस माइनस कितना आएगा, 1, एंड दैट प्लस माइनस 1 इज 1 कूलम। तो ये चार्ज जो निकल रहा है इस टाइम वो कितना निकल रहा है, 1 कूलम निकल रहा है। तो इसके बेस पर हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ले सकते हैं कि 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज विच रिपेल इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, दोनों चार्जेस इक्वल और सिमिलर लिए थे, सो रिपल्शन होगी, विच रिपेल इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट in the air or vacuum with a force of 9 × 10⁹ इसका मीनिंग हो गया, दो चार्जेस हैं, इक्वल और सिमिलर चार्जेस हैं, इनके बीच के जो अगर फोर्स कितनी है, 9 × 10⁹ फोर्स है, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, तब हम कहेंगे कि ये चार्ज जो है इनके ऊपर वो कितना है, 1 कूलम चार्ज है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसको हमने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी ε/r, याद होगा आपको। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, SICV बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए लेट अस सपोज एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, क्लियर। तो इस केस में, फर्स्ट केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई पर्टिकुलर क्या है, मीडियम है, फ्री स्पेस नहीं, कोई मीडियम है इनके बीच में। देन जो फोर्स इनके बीच में रहेगी दैट इज गिवन बाय द दिस रिलेशन, FM, M stands for medium, the force in case of medium is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R²। तो ये फर्स्ट केस हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड, अब मान लेते हैं हम लोग कि इन दोनों के बीच में जो है मीडियम नहीं है बल्कि क्या है, फ्री स्पेस है, एयर या वैक्यूम है। देन तो हमारा कॉमन जो कूलम्स लॉ है उसके हिसाब से हमारे पास F0 मतलब कुछ भी नहीं है इनके बीच में, तो क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R²। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं, वी आर फाइंडिंग F0 upon FM, F0 upon FM। तो F0 कितना है हमारे पास, दिस वन, ये लिखा आपने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय FM कितना है हमारे पास, दिस वन, तो ये लिखा आपने यहाँ पे, ये दोनों कट गए, 1/4 pi कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, F0 upon FM इज इक्वल टू, इधर बचा 1 upon epsilon0 डिवाइड बाई यहाँ बचा 1 upon epsilon। इसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ले जाएंगे तो ये इस तरह से करके ये बनेगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन0 नीचे आ जाएगा, क्लियर जी। तो नेक्स्ट क्या बन गया हमारे पास, F0 upon FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0, क्लियर जी। अब एक चीज़ आपने नोट करी होगी, हमने शुरू में बात करी थी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन0 अपॉन क्या है, एप्सिलॉन r है, और एप्सिलॉन r यहाँ से निकाला था, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन0, ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है। इसका मतलब ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0 है ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन r के इक्वल है। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0 आ रहा है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या यही हमारा क्या है, SIC है। अब यहाँ से जो मेन चीज़ है वो देखेंगे, हमारे पास निकला है FO अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, क्लियर। तो यहाँ का मीनिंग क्या हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the ratio of what and what, ratio of the force of attraction or repulsion between two charges placed at a certain distance when placed in the air या vacuum, to the force of attraction or repulsion between the same charges at the same differences when a medium is placed in between them। मीनिंग समझ गए होंगे
कि दो चार्जेस को आपने एयर या वैक्यूम रखा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रही है, इन्हीं दो चार्जेस को बीच में किस में रखा, मीडियम में रखा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रही है, तो इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज आवर एप्सिलॉन क्या है, आर है, या हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डिस्कस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डिफरेंट जो मीडियम्स हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट उन पार्टिकल्स की बात करें, उन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जैसे हमारे पास मेटल्स हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल जो है दैट इज व्हाट, इन्फिनिटी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो मेटल्स वगैरह के लिए होते हैं बिकॉज दे कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब फोर्स कितनी होगी, उस केस में इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि आपने देखा होगा फोर्स निकालते समय हम कर रहे थे 1/4 एप्सिलॉन, क्लियर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 0। उस टाइम में कोई भी फोर्स उनके बीच में नहीं होगी। दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मेटल प्लेस कर देते हैं आप लोग तो इट मीन्स उनके बीच का फोर्स जो होगा वो कितना एक्सपीरियंस करेंगे, 0। अब एयर या वैक्यूम ये तो जानी पहचाना है, दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर। एक्चुअली एयर और वैक्यूम के बीच में लाइट सा डिफरेंस होता है। वैक्यूम के लिए तो एक्जैक्टली 1 रहता है, एयर के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है 1.00 समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों के लिए हम लोग 1 ही कंसिडर करते हैं। एंड फॉर वाटर इट इज 80। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है। इट मीन्स जब कभी दो चार्जेस के बीच में को अगर कहाँ प्लेस करेंगे आप लोग, वाटर में प्लेस करेंगे तो उस केस में जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा बन रहा है। एंड ये भी एक स्टूडेंट्स रीजन है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपने देखा होगा कि आपके पास वाटर है, वाटर में जब आप लोग क्या डालते हैं, साल्ट डालते हैं, NaCl डालते हैं, तो वाटर में जब डालते हैं तो Na और Cl वो आयनिक फार्म में चले जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मतलब ब्रेक इसीलिए होते हैं, आयनिक फार्म में इसलिए आते हैं क्योंकि वाटर केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो हाई होती है, जिसकी वजह से उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है और ये आयंस जो है वो क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। वैक्स के लिए 2 है, ग्लास जो है अलग अलग टाइप के 2 और 3 के बीच में लाई करता है, माइका जो है उसके बीच में कितना है, 4 और 7 के बीच में लाई करता है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, आगे यूनिट वगैरह डिस्कस करी थी हमने। इनका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला हम लोग डिराइव करना सीखते हैं। इसमें आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी। वी हैव एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन, क्योंकि हमें यूनिट निकालनी है या डायमेंशन निकालने, तो ये याद रखना ये 4 पाई इज कांस्टेंट, क्लियर। तो इसका यूनिट भी कोई नहीं होगा और साथ साथ में हमारे पास जो है इसका डायमेंशन भी कोई नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट ले लिया आपने, इज इक्वल टू, क्लियर, ये एफ डिनोमिनेटर में आ गया, एफ आर स्क्वायर हो गया और ऊपर हमारा बच रहा है Q1 Q2, ये दोनों बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो वगैरह राइट चार्ज स्क्वायर अपॉन ये क्या चीज़ है, फोर्स, और मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर है। तो ये जनरल रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द SI यूनिट एंड टू डिराइव द डायमेंशन फार्मूला, क्लियर। अब यहाँ से यूनिट डिराइव कर रहे हैं हम लोग, चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलम, तो इट इज कूलम स्क्वायर पर, फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का कितना रहेगा, स्क्वायर है तो डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट आ गई, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, इसका डायमेंशन फार्मूला एक ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने खुद से फाइंड करना है। हमने K की वैल्यू फाइंड करा, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जो फाइंड करी थी 9 × 10⁹, क्लियर। इसके साथ एक यूनिट लगाई थी हमने, तो आपने दो चीज़ें डिराइव करनी है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और जो हमारा K है इस वैल्यू के साथ जो यूनिट लगती है उसका जो है यूनिट फाइंड करनी है, आपने ड्राइव करना। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट आ गई है नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।